हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि ये वर्ड हमें बता रहा है कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारे जो दो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और स्लेट लाइम का प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये देखिए बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अगर इस बीकर को आप अपने हाथ से टच करेंगे तो आपको हाथ में गर्माहट लगेगी। तो जिन भी रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रिएक्शन में उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको ऐसे याद करिए कि हीट एग्जिट हो रही है, रिएक्शन हो रहा है उसमें से हीट एग्जिट हो रही है तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पे दो सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होकर के वो एक सब्सटेंस बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए इसके हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने कोल बर्न किया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं। फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना लेते हैं। तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है। जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन मतलब जो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं उसको, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो फूड जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। खाने का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं जैसे कि राइस, पोटैटो या कुछ भी खाते हैं तो वो ब्रेक करके ग्लूकोज बना लेता है और ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जैसे कि रिएक्शन देख रहे हैं आप, ग्लूकोज है ये और उसमें ऑक्सीजन कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ हुई। एनर्जी रिलीज़ हुई है इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि ये वर्ड हमें बता रहा है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन मतलब दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस होता है वो टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है काफ़ी सारे सब्सटेंस में। जैसे कि रिएक्शन में देखिए फेरस सल्फेट है, ये ब्रेक होकर के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया तो ये वापस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देता है। तो जो भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उनमें हमें हीट देना पड़ रहा है। ये एरो के ऊपर जो हीट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि जब फेरस सल्फेट सोल्यूशन को आप हीट करेंगे तब वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें हमें हीट देना पड़ता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक मतलब हीट हम दे रहे हैं, एंटर कर रहे हैं हीट उसमें, तो उसको कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में भी देखिए हीट हम दे रहे हैं, तो हीट हम जब अलग से दे रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट हम लोग देते हैं, अलग से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जाती है, उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे ये आयरन है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। आयरन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट में हमने आयरन को डाला है तो क्या बन गया, हमारा फेरिक सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव था तो आयरन ने कॉपर को हटा करके कॉपर की जगह ले ली और फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया और कॉपर यहाँ पे अलग हो गया। जैसे कि ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये फिगर देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि दो आयरन नेल्स लिए, उनको हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया है। ठीक है, दोनों आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया है।
फिर जब हमने डिप करने के बाद निकाला है तो ये देखिए, ये आयरन नेल का पहले का कलर है और ये आयरन नेल के बाद का कलर है। तो आयरन में क्या हो गया है कि ये आयरन जो है ये कन्वर्ट हो गया है फेरिक सल्फेट में, आयरन सल्फेट में ये कन्वर्ट हो गया है। और ये जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर देखिए, पहले जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर था वो ऐसा था, और जब आयरन से रिएक्ट हो गया है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐसा हो गया। इसमें जो थोड़ा सा कलर इसका लाइट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सल्फेट था वो आयरन के साथ जा कर के सल्फेट और आयरन का रिएक्शन होकर के ये एक कंपाउंड बन गए हैं, और यहाँ इस सोल्यूशन में इस समय सिर्फ कॉपर रह गया है। तो जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है, उसको अपनी जगह से रिमूव करके उसकी जगह ले लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शंस तब होते हैं जब एक जो कंपाउंड होता है वो दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से रिमूव करके आयरन सल्फेट बना लिया है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक जो है जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर सोल्यूशन में रह जाता है। और ऐसे ही लेड भी कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर सोल्यूशन में अलग रह जाता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अब आ जाते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में आप देखिए बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। मतलब आयंस का सल्फेट के आयंस बेरियम के पास आ गए हैं और क्लोराइड आयंस सोडियम के पास चले गए हैं। तो जहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ रिएक्शंस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो सब्सटेंस का, दो मेटल्स का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए कहा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट। और इन रिएक्शंस में इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है मतलब एक थोड़ा सा रेसिड्यू नीचे रह जाता है रिमेनिंग। टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन आप करेंगे तो एक थोड़ा सा रेसिड्यू रह जाता है नीचे, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट। तो इन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा सा प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस को कहते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जैसे कि ये इस रिएक्शन में आप देखिए हमारा कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड to form cupric oxide. Similarly, in this reaction, copper oxide plus heat plus hydrogen gives copper plus water. तो यहाँ पे जब भी किसी सब्सटेंस में, अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन लूज हो जाता है, अब ये यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना था, तो कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया तो इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन लूज़ कर लिया। ऑक्सीजन लूज़ कर लिया तो कॉपर बन गया और वाटर बन गया। तो जिन भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन लूज़ हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू कॉपर। तो अगर हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो कह देते हैं रिड्यूस। जैसे कि ये हमारा इक्वेशन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है तो उसको हमने कहा रिडक्शन। ऑक्सीजन हट गया मतलब कमी हो गई ऑक्सीजन की, रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बना लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हट जाता है तो रिडक्शन और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जिन रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब आ जाते हैं इस कोरोजन और रैंसिडिटी पे। तो कोरोजन क्या होता है, आप कभी भी देखते होंगे कि जब भी हमारा जो मेटल होता है अगर वो एसिड या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में कहते हैं जंग लगना। ये प्रोसेस हम लोग आयरन में बहुत कॉमनली देखते हैं। तो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन।
जो ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पे, सिल्वर हमारा काला पड़ने लग जाता है, और कॉपर भी जो हमारा ग्रीन पड़ने लग जाता है, वो एग्जाम्पल है कोरोजन का। मतलब ये मॉइस्चर या एसिड के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और अपना फिजिकल अपीयरेंस इसका चेंज हो जाता है। कोरोजन की वजह से बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, हमारी कार की जो मेटेलिक बॉडीज़ हैं उनको डैमेज होता है, ब्रिजेस हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, जो आयरन की जो भी चीज़ें बनी हुई होती हैं उनमें सब में डैमेज हो जाता है। कोरोजन जो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर देता है, हमारी किसी भी मशीनरी में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर देता है। अब आ जाते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारे फैट्स या ऑयल्स, मतलब जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो रैंसिड हो जाते हैं और उनका टेस्ट और उसमें चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी हमेशा याद रखिएगा फैट्स और ऑयल्स में ही पाया जाता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से कहा जाता है कि इनमें रैंसिडिटी डेवलप हो गई है। और रैंसिडिटी को देखिए, ऑक्सीडेशन हो गया तो हमें क्या करना होगा कि, तो फैट्स एंड ऑयल्स में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन को जो सब्सटेंस प्रिवेंट करे उन्हें कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे सब्सटेंसेस को फैट्स एंड ऑयल्स में डाल दिया जाता है ताकि ये मतलब ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो और इनका जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। अगर ये रैंसिड हो जाते हैं तो मतलब इनका क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रहा है, इनकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जो हमारे चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उसमें जब आप खोलते हैं, जब वो पैक्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि हवा भरी होती है, तो हवा उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो क्यों भरी जाती है, ताकि वो जो चिप्स हैं उनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, उनकी ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर दे, तो इस वजह से हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।